मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ लियाकत जतोई साहब आपका, गौस अली शाह साहब आपका, उन्नट साहब आपका, फिरदौस भाई आपका, शेर मोहम्मद रिन साहब आपका कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत करके, और गुल मोहम्मद रिन साहब आपका कि आप आज 2 CM और एक सीनियर एडवाइजर एक्स मिनिस्टर और एक वो शख्स एक्स ऑपोजिशन लीडर, इंशाल्लाह आगे फिरदौस भाई बहुत सारी चीजें करेंगे। और शेर मोहम्मद रिन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने असल में तो हरा दिया था, लेकिन बेईमानी करने के बाद भी 55,000 वोट इनके नवाब शाह से लिखे हुए हैं जरदारी के सामने। ये जी मेगा करप्शन एक और स्कैंडल है। स्कैंडल क्या है कि एक साहब हैं जिनका नाम है जमीर अब्बासी साहब। जमीर अब्बासी साहब को रिसेंटली काफी बेइज्जत करके CM ऑफिस बुला के काफी बेइज्जती करके उनको डिसमिस किया गया। उनको क्यों डिसमिस किया गया? जमीर अब्बासी साहब ने एक स्कैंडल डिस्कवर किया, बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल डिस्कवर किया, अनअर्थ किया, और सवाल पूछे। वो क्या था? वो ये गोस्ट एम्प्लॉइज का था। सिर्फ 38 डिपार्टमेंट हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में उन्होंने साढ़े 5,000 इलीगल एम्प्लॉइज उन्होंने डिस्कवर किए, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज टैक्स पेयर के पैसे जो है उन पर तनख्वाहें ले रहे थे। कोई इश्तिहार विश्तिहार के बगैर उनको रखा गया, और उन्होंने कुछ चीजें बताई भी कि जी वो फेक डॉक्यूमेंट्स में और जाली डिग्रियों में, जैसे शुजावल में 61 थे, ये हैदराबाद में 24 थे, 22 निकल गए, एक और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कमेटी में 80 निकल गए, ठट्टा में 133 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, ऐसे हर जगह करते करते कोई 5,500 इलीगल एम्प्लॉइज उन्होंने पकड़े। और ये उन्होंने जब एक्सपोज करना शुरू किया और सवाल पूछना शुरू किया, उनको बुला के काफी बेइज्जत किया गया मुराद अली शाह साहब ने, और उनको फारिग कर दिया गया। 38 डिपार्टमेंट हैं, ये एक की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। सिंध बैंक में अकाउंट खुलते चले गए, तनख्वाहें उनकी जाती चली गई, कोई नायब गायब, एंटी करप्शन का पता नहीं, किसी ने जाके पिटीशन फाइल नहीं की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया, और बाकी इदारों ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखी। और अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के, वो भी शायद वो इतनी सारी चीजें और थी वो उसमें रह गई। तो मैंने कहा मैं दोबारा उठाऊं, क्योंकि इस सूबे में जो गोस्ट एम्प्लॉइज का इशू है वो इसको लेके डूब रहा है। और हमारे जो MPs हैं, खासतौर पे ये फिरदौस भाई और अरसलान और बाकी जो इसको क्लोजली देख रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि बजट का जो डेवलपमेंट बजट है, उसमें जाता बजट में असल में डेवलपमेंट में कितना है और तनख्वाहों में कितना है। 93% तनख्वाहों में जाता है, सिर्फ 7% की डेवलपमेंट होती है, और अरबों रुपए का ये बजट है। अब ये बताओ आपको रखे क्यों जाते हैं? अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। ये रखे इसलिए जाते हैं गोस्ट एम्प्लॉइज, सरकार के इदारों में टीचर्स बना दो, लोकल गवर्नमेंट में डाल दो, ये वो सारे, ये आपके आरओज, ये प्रिसाइडिंग अफसर बनते हैं इलेक्शन के दिनों में। जैसे कि आपने अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में देखा जो कराची में हुआ है, कि वो जमात जिसका कोई दारुल खिलाफा है सिंध का कराची, मगर उसका कोई वजूद यहां है नहीं, लेकिन वो जमात कहती कि हम सबसे ज्यादा यूनियन काउंसिल जीत गए, और शुक्रिया कराची करके सईद गनी कासकेली की फोटो लगा रहे हैं। ये रिगिंग के तरीके हैं। तो मेरी दरखास्त है, और मैंने अपने वकील से बात की है
और उनसे मैंने कहा है कि खत ड्राफ्ट करें और देखें कि अगर सीपी भी ड्राफ्ट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं खत जरूर लिख रहा हूं और मैं आपको मीडिया में रिलीज कर दूंगा 1-2 दिन में इसकी कॉपी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इन गोस्ट एम्प्लॉइज पे सुओ मोटो नोटिस लेंगे, जो कि सिंध का वैसे ही टैक्स कोई नहीं इकट्ठा होता, कराची से ही होता है, पूरा सिंध वो चला रहा है, और उसके बाद ये गोस्ट एम्प्लॉय भर भर के जो उन्होंने तबाही की है, कोई इसका कोई सवाल जवाब होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी मैंने तौहीन जरदारी या तौहीन बिलावल कर दी है और इस पर मेरी एफआईआर कटेगी, क्योंकि वो भी अब मुकद्दस गाय हैं शायद पाकिस्तान में, सेक्रेड काउ आसिफ जरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल और डाकू है। सबसे बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान का अगर कोई है पॉलिटिकल सिनेरियो में, सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है आसिफ अली जरदारी। जो तबाही उसने की है इस सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, और करते चला जा रहा है, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई तो सवाल उठा ले तो वो तौहीन है आसिफ जरदारी में भी आजकल अरेस्ट हो रहा है। दूसरी जो बात करनी थी जी, मैंने वो एपीसी पे करनी थी। ये जो तमाशा एपीसी का है इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी एपीसी जी आप क्यों नहीं। भाई ये सारी जमातें, सारी की सारी जमातें जो एपीसी में बैठी हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के और शेख रशीद साहब की जमात के, वो सारी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। तो अगर पार्लियामेंट में बैठी है तो एपीसी में ऐसा क्या आपने फैसला डिस्कस करना है जो पार्लियामेंट में नहीं कर सकते? जरा ये समझा दें कि आप पार्लियामेंट से क्या छुपा रहे हैं जो आपने एपीसी में करना है। आप पार्लियामेंट में डिस्कस करें। पार्लियामेंट में आपने डिस्कस नहीं करना, आप कहते जी एपीसी बुलाओ। अच्छा, पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करना, एपीसी क्यों बुला रहे हैं? कि शायद तहरीक इंसाफ अटेंड कर लें। जरा मुझे बताएं, इसका फिर एक मतलब तो क्लियर हो गया ना सही, कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता, और अगर किया जाएगा तो अवाम नहीं मानेगी। आपको अब समझ आ गया ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये वाइप आउट हो जाएंगे। और ये जो इलेक्शन अभी भाग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो डेट नहीं दे रहे, ये भी एक अजीब तमाशा है। रीजन क्या दे रहे हैं जी कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, खतरा है। यहां रात को 11 बजे तक, 14 तारीख को रात को 11 बजे तक टीवी के ऊपर मीडिया पे खबरें चल रही थी कि जी पता नहीं अगले दिन कोई धमाके होने लगे हैं, कोई तालिबान आ गए हैं, क्या हो गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों को खौफ और आशा करके डराया जा रहा था कि आप इलेक्शन देने वोट में ना निकलें। 4 दफा डिले करने के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई डाली ठप्पा लगा के, और जो भी करके वो सारी दुनिया ने देख ली है। कल इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में हमारी हियरिंग है, मैं जा रहा हूं वहां, इंशाल्लाह पेश होंगे। हमारे सारे वकला पहुंच गए, हमारे कैंडिडेट्स और उनके वकला भी पहुंच गए। वो हम जो 40-50 यूनियन काउंसिल जिसके ऊपर क्लियर कट एविडेंस हमारे पास है, उस पर हम कल सारे एविडेंस ये इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और उधर डिस्कशन होगी। तो खान साहब के बगैर जब कोई फैसला नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि थ्रेट की वजह से, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में सूबाई असेंबली का इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन वो 70 जो सीटें जो इसमें खाली हुई हैं नेशनल असेंबली की, जिस हर सीट के नीचे 2 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, चले 9 निकाल दें कराची वाली तो फिर भी 55-60 तो बच गई, उनमें इलेक्शन हम करवा लेंगे, उसकी डेट भी आ गई है। तो क्या नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे खतरा नहीं है और सिर्फ सूबाई असेंबली के इलेक्शन पे खतरा है? आप इस कौम को बेवकूफ समझते हो, आप इंसल्ट करते हो इंटेलिजेंस पाकिस्तानियों की कंसिस्टेंटली, आप आइन की टोटल खिलाफ वर्जी करते हो, हर रोज बैठ के तमाशा लगाते हो। कोई आपने सिर्फ लूप होल ढूंढ ढूंढ के आपने हुकूमत चलाई और पूरे मुल्क की तबाही इकोनॉमी पे मेरा आखिरी पॉइंट है की है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इकोनॉमी भी आने से, क्योंकि मैं फिर वो एक नेशनल में सिंध की बात कर रहा हूं,
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एलाइड फोर्सेस थी, जब नाजी जर्मनी, हिटलर की फोर्सेस हार गई, तो एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के ऊपर जब टेक ओवर किया तो उन्होंने एक डी नाजिफिकेशन कैंपेन की थी। जो डी यानी कि लोगों के दिमाग में से और सिस्टम के अंदर से जो नाजी हिटलर के फॉलोअर्स है उनको सफाई करनी थी। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब अगली हुकूमत हमारी तहरीक-ए-इंसाफ की पाकिस्तान में भी आएगी और सूबा सिंध में भी इंशाअल्लाह आएगी इलेक्शन के बाद, तो इस सूबे में भी एक डी जरदारीफिकेशन कैंपेन करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह के ये एम्प्लॉयज उन्होंने भरे हैं, जिस तरह के पुलिस वाले भरे हैं, जिस तरह के लोग इन्होंने सिस्टम में भरे हैं, ये तबाही की भी है इन्होंने। तो ये जरदारीज़म को हटाने के लिए एक डी जरदारीफिकेशन कैंपेन इधर होनी जरूरी है। अब आ जाए जी जरा आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, जो इस मुल्क की आज सबसे बड़ा इशू है, मईशत जो डूबे चले जा रही है, हर रोज डूब रही है। खाली मैं जाते जाते कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपको बताता चलूं कि तहरीक-ए-इंसाफ की 43 मंथ्स की हुकूमत थी। उस 43 मंथ की हुकूमत में डिवैल्यूएशन हुई रुपए में। महीने का अगर आप एवरेज लगाएं तो ₹1.42 पर महीना ये डिवैल्यूएशन थी हमारी 43 मंथ्स में। ये 10 महीने में पीटीएम की हुई है ₹9.25 महीना। जो डिवैल्यूएशन हुई है रुपए की पिछले 8-10 महीने में, वो ₹9.25 महीने के हिसाब से हुई है। और ये होती आज भी हो गई, रोज रोज होती चली जा रही है। कोई सेक्टर पाकिस्तान का इस वक्त वायबल नहीं है कोई बिजनेस के लिए। अभी लियाकत साहब से बात हो रही थी, वो स्टील का बता रहे थे कितना 32,000 रुपए पहुंच गए, 3 लाख से ऊपर चला गया। 2 दिन में 25,000 रुपया एक टन बढ़ गया, यानी 3 लाख क्रॉस कर गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये जो पूछते हैं ना क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बंद, सारा कुछ बंद। मैं ये जो पूछते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूछते हैं ना कि आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप इकोनॉमी ठीक कर देंगे, मैं जरा बताना चाहता हूं उन्होंने किया क्या। देखें, जो टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ थी ना हमारी, वो 4.8% पे थी और अचीव हमने कितनी की थी, 6%। जो टोटल एक्सपोर्ट्स का टारगेट था वो 26.83 बिलियन था, 26.83 बिलियन डॉलर्स। अचीव कितना किया, 28.85 बिलियन डॉलर। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ, ज़राई ग्रोथ, टारगेट था 3.5%, अचीव किया 4.5%। इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ, हमारा टारगेट था 6.6%, अचीव किया 7.2%। सर्विस सेक्टर ग्रोथ, हमारा टारगेट था 4.7%, हमने अचीव किया 6.2%। याद रहे कि इस सब में 2 साल कोविड की आप भी डाल लें, शुमार कर लें, जो दुनिया बंद थी। तो ये इमरान खान के पास कोई ना कोई अलादीन का चिराग तो है, जो कि कोविड के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ थी। आप खुद पढ़ लें स्टेट बैंक का जो अभी एनुअल रिपोर्ट आई है 2021 की, वो खुद अवाम को चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी समझते हैं, वो खुद पढ़ लें। मैं परसों पाकिस्तान के कोई फाइनेंशियल सेक्टर के 2-3 टॉप लोगों के साथ बैठा था। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के टॉप 10 लोगों में रखें तो वो शायद उन तीनों का नाम उन तीनों का नाम वो 10 में होगा। मैं उनके साथ जरा बैठा था, कोई इकोनॉमी पे डिस्कशन, हालात पे, और वो सारों का क्लियरली एक कॉमन फियर था, एक खौफ था कि जो हालात जा रहे हैं, तो 3 हफ्ते के बाद इस मुल्क में शायद गैस या पेट्रोल के राइट्स हो जाएंगे, डीजल के राइट्स हो जाएंगे। वो सबका कॉमन व्यू था, खास तौर में पंजाब के भी। यहां तो पोर्ट है ना, बाद में होंगे, वहां पहले शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास सारा कुछ बेड़ा कर खत्म हो चुका है।
IMF से आपकी जो भी बातचीत हो रही है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि वो जो भी आपसे मांग रहे हैं। मुझे एक कमेंट याद है हमारे ज़माने का कि जब उनसे बात हो रही थी कहीं पे, उन्होंने कहा कि जी ये आप सारी चीज़ें हर न्यूक्लियर स्टेट से मांगते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास और कोई न्यूक्लियर स्टेट आता ही नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों, आपको सोचने के लिए मैंने ये जुमला कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का मुसलमानों में ताकतवर तरीन मुल्क था, आज भी है। आपकी फौज भी बड़ी ताकतवर है, आपके पास रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास मैन पावर भी है। अगर आप सऊदी अरब चले जाएं, उनकी सारी डेवलपमेंट में पाकिस्तानियों का हाथ है। आप UAE चले जाएं, उनकी सारी डेवलपमेंट में पाकिस्तानियों का हाथ है। और आप किसी वेस्टर्न कंट्री भी चले जाएं, वहां भी पाकिस्तानी जाता है, थोड़ा सा उसको इक्वल यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा एक्सेल कर जाता है। इसके बावजूद कि यहां की एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दी है, तालीम का निजाम तबाह कर दिया, उसके बावजूद वो एक्सेल कर जाता है। और जो यहां से एग्जोडस हो रहा है पढ़े लिखे पाकिस्तानियों का, जो स्कूल से निकल रहे हैं पढ़ के, जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ये मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं दोबारा बात खत्म करने से पहले सबको ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक बात की लियाकत भाई आपने, ये कॉटन का भी मैं बात कर लूं, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट तो है ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सारी। अच्छा, एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी, हुकूमत ने 5 गुना ज्यादा बोरो किया है लोकल बैंक से। और इसका मतलब यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज बोरो करती हैं, वो 50% कम हो चुकी हैं। क्योंकि बैंक को तो हुकूमत को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सॉवरेन गारंटी होती है, वो उधर आखा दे देगा पैसे, जो हुकूमत बोरो कर जाएगी, बैंक के पास लिक्विडिटी कहां है देने को। प्राइवेट सेक्टर वैसे ही धंधा नहीं कर रहा, 50% बोरोइंग लेस हो गई है। स्टील की हमने बात कर ली, ट्रेडर्स ने भी थ्रेटन किया जी कि अगर आपने ये कीमतें बढ़ाई और एनर्जी टैक्सेस ये वो, IMF की कंडीशंस में, जो भी कंडीशन है, मुझे नहीं पता क्या नेगोशिएट कर रहे हैं दार साहब, क्योंकि थोड़े दिन तो पहले कह रहे थे ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, बात नहीं करूंगा, ये कर लूंगा, तड़ियां मार रहे थे। जो भी कंडीशंस है, मजबूरी तो हमारी है IMF, लेकिन ट्रेडर्स ने कंट्री वाइड प्रोटेस्ट के ऊपर किया। अगर आपने नए टैक्सेस इंपोज किए, उनको आपने ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और जो महंगाई का तूफान आ रहा है, वो महंगाई का तूफान और महंगा होने लगा है, क्योंकि जब नौकरियां जाएंगी, जब टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद होगी। देखे ना, अभी कॉटन प्रोडक्शन आपकी तबाह है। आपने कितने बेल इंपोर्ट करने? हमारे जमाने में 7.40 बेल्स हम यहाँ खुद ही ग्रो करते थे। अभी इनके वक्त में 4.65। अभी ये है कि 3000 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करेंगे, पैसे कहाँ हैं आपके पास? तो जो आपकी महंगाई बढ़ेगी, और क्योंकि वो डॉलर में खरीदनी है ना आपने, फॉरेन एक्सचेंज जाएगी ना बाहर, तो वो आप अगर वो नहीं लाएंगे तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान को इकोनॉमिक आ चुका है। सबसे दरखास्त है, होश के नाखून लें। और इसका सोल्यूशन आखिर में क्या है? आखिरी लाइन, इसका सोल्यूशन एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये मुल्क इलेक्शन में जाएगा, जो हुकूमत अवाम का मैंडेट लेके आएगी, उस हुकूमत के साथ अवाम की बैकिंग होगी, अवाम को ऑन बोर्ड लेके फिर मुल्क की मईशत ठीक होगी। सियासी स्टेबिलिटी और माशी स्टेबिलिटी ये कभी दुनिया की तारीख में अलग नहीं हुई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये ट्रेन की दो पटरियां हैं, और ये दोनों लिंक्ड हैं नेशनल सिक्योरिटी से। तो अगर आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लाई, खुदा ना खास्ता आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर सवालिया निशान बनता है। बहुत मेहरबानी। अली साहब, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी इसी महंगाई की चक्की में किस तो हम भी रहे, हमें भी पता क्या कुछ है। लेकिन कहानी ये है कि यही गवर्नमेंट जो है वो बार बार एक ही बात कहती है कि जो इनका किया धरा, जो इनके मुआहदे हैं, वो आज पूरा मुल्क जो है वो उसको भुगत रहा है। महंगाई की सूरत हो, कोई भी सूरत हो, अब वो भी यही बातें कर रहे हैं। और आप ये कल जब आप लोग इख्तियार में थे वो यही बातें करते थे, आज वो इख्तियार में और आप भी हैं। लेकिन किस तो अवाम ही रहेंगे अली भाई, कहीं पर भी हो। अब हम भी अवाम का ही हिस्सा हैं, तलत भाई, पे हम भी रहे, अवाम का हम भी हिस्सा हैं।
दोनों आपके सवाल के दो जवाब देता हूं। इन्हीं को शौक था ना, इन्हीं को शौक था ना, बैक एंड सिंध हाउस में लोगों को खरीद खरीद के तमाशे करके बाहर रिजीम चेंज की डीलें बना के और बाकी पावर्स के सामने जाके रो धो के डिक्की की गाड़ी की डिक्की में छुप छुप के जाके बाजवा साहब से मिलके कहानी, इन्हीं को शौक था ना। तो क्या प्लान था इनके पास? और दूसरा भाई साहब, हमने जो अगर साइन किया था तो फिर तो प्रॉब्लम क्या थी? अगर हमने साइन किया था तो फिर आईएमएफ अपनी ट्रांचेस रिलीज क्यों नहीं कर रहा? ये हर वक्त क्यों कहते हैं आईएमएफ से डील हो रही है, आईएमएफ से नेगोशिएशन? भाई नेगोशिएशन कैसे हो रही है? जी सर। तलत भाई, बड़ी ऑब्वियस है, अली जैदी साहब ने फिगर दिया, महंगाई थी 9%, उस पे ये हमें नालायक कहते थे। हाँ। अब हो गई है 27%। फर्क यही है, हम में और उनमें फर्क ये है, हम थे ग्रोथ रेट पे कितने 6% पे, ये आगे ग्रोथ पे 2.4% पे, ये फर्क है। हमारे जमाने में डॉलर का जो रेट था और अब क्या बताया उन्होंने, ₹1.42 हर माह का एवरेज, अब क्या बताया ₹9.40। ये फर्क है। हम ये कब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे जमाने में दूध की नदियां बह रही थी, हम कह रहे थे हम बेहतर मैनेज कर रहे थे इकोनॉमी से। सही, एक सेकंड अली शाह साहब पहले कुछ अर्ज मैं थोड़ा सा बातें जितनी अहम थी वो सारी अली जैदी साहब ने आपको बता दी हैं। असल जो बात है, जो खुड़क रही है इनको, कि इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल पार्टी सिर्फ एक है, जो खैबर से कराची तक पॉपुलर है, जिसके साथ लोग हैं। ये कहीं जलसा करते हैं तो बसों पे लोगों को बुलाते हैं। इमरान खान सिर्फ कह देता है मैं फलां दिन फलां टाइम पे फलां जगह पहुंचूंगा, लाखों लोग आ जाते हैं। अब ये जो उसकी पॉपुलरिटी है, उस पॉपुलरिटी के ये उसको ख़त्म कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ उसको ख़त्म नहीं करा सकेगी। ये मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं कि ये अल्लाह की तरफ से किसी आदमी से कोई काम लेना होता है तो कुदरत लोगों को उनके पीछे लगा देती है। तो पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के पीछे इसलिए हैं कि सबको उम्मीद है कि ये बंदा डिलीवर करेगा और आम आदमी को इससे फ़ायदा होगा। एक खामखा लोग नहीं पहुँचते हैं, ये बसों में इसमें लोगों को अपने जलसों में ले जाते हैं। इमरान खान को कह देता है कि मैं फलां जगह पहुँचूँगा तो लाखों के तादाद में लोग आ जाते हैं। तो एक आदमी की इस पॉपुलरिटी को ये ख़त्म करने के लिए ये सारी कोशिशें हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा, सारी दुनिया देखेंगे। कामयाबी उसकी है, पाकिस्तान का अवाम उसको ही कामयाब करेंगे और करेंगे थ्रू इलेक्शंस। जिसकी वो मुखालफत करें, किसी न किसी बहाने उन इलेक्शन को पीछे करना चाहते हैं, बल्कि नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हल इन सब चीज़ों की इलेक्शन से पता पड़ जाए कि भाई किसके साथ लोग हैं और उसको राइट है हुकूमत करने का। दैट्स ऑल। मेहरबानी। लियाकत साहब की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज सुबह की ये खबर है कि आईएमएफ ने इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन गवर्नमेंट को दी हैं कि आपको गैस जो है वो 67 रुपीज़ पर बढ़ानी है पर क्यूबिक जो भी उसका होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को आपको 33% बढ़ाना है, और नॉन डेवलपमेंट जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको 40% कम करें। अब नॉन डेवलपमेंट में सब आ जाते हैं, आई डोंट हैव टू पॉइंट आउट के क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके साथ साथ ये भी मुझे बता दें कि आखिर ये पाउंड और डॉलर, आटा, घी, आज आपका डॉलर जो है ओपन मार्केट में 280 से ऊपर है, अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है। पाउंड जो है वो 335-40 से मिल नहीं रहा है। आटा कितने का मिल रहा है, डीजल कितने का मिल रहा है, पेट्रोल कितने का मिल रहा है। इकोनॉमिकल आपका जो सिचुएशन है, जो इंडिकेटर है, वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। और फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो। ये मैंडेट है। आप ये मुझे बताएं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में डॉलर कितने का है? 80 रुपीज़ इंडिया, 90 रुपीज़ बांग्लादेश, 90 रुपीज़ अफगानिस्तान, और हम कहाँ पर हैं? तो सोचें ज़रा, क्योंकि इमरान खान को नाहल करने या इमरान खान को आप समझते हैं कि हटा देंगे, नहीं हो सकेगा। इमरान खान लोगों की दिल में मौजूद है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, सवाल मेरा ये था, आपने बल्दियाती इलेक्शन का जिक्र किया, बात कर रहा हूँ। अब जो कौमी असेंबली के 9 हल्कों पे कराची में ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, पीटीआई उस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है?
जी बिल्कुल, हम सारे आज से पेपर्स अपने नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स है वो जमा करा रहे हैं, वो हम इलेक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक केस भी 40+ MNAs ने हमारे फाइल किया हुआ है, जिसका इंशाल्लाह अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैं 11 अप्रैल को हमने इस्तीफा दिया, खत जो उन्होंने हमें लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस दिन से आपने इस्तीफा दिया है उस दिन से आपका इस्तीफा एक्सेप्टेड है। बड़ी अच्छी बात है, हमने तो 11 अप्रैल को इस्तीफा दिया था, एक्सेप्ट कर लिया आपने, लेकिन खत उन्होंने लिखा है 17 जनवरी 2023 को। तो ये जो इतने बीच में गया, ये तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इन्होंने 45 दिन में इलेक्शन कराना होता है, तो इस्तीफा अगर उस दिन से एक्सेप्ट किया है तो पहले क्यों नहीं खत लिखा? पहले कहने लगे कि जी आप आके हमें बताएं, आप हमें आके बताएं, इन पर्सन आके कहें जी इस्तीफा देना, स्पीकर को कन्विंस करें कि आपने इस्तीफा दी, इन पर्सन आए, खत लिखा इसके ऊपर, हमारे पास खत है कि जी आप आए, हमने कहा हम दे चुके हैं, हम नहीं आ रहे। तो उस वक्त नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर अब क्यों कर लिया? क्योंकि जब हम जा रहे थे देखिए ना, ये जट भी मेरी पट भी मेरी, क्या होता है वो मुहावरा, ये मेरी पट। हाँ, कोई चीज भी ये कानून के, इन्होंने ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन की फिक्र है, ना इनको कोई कोर्टों की फिक्र है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को किधर लेके चले गए हैं कि डूबता चला जाएगा। मैं आपको सिर्फ IMF के ऊपर बात की एक पॉइंट ऐड कर दूं कि 4.7 बिलियन बांग्लादेश को IMF अभी दे रहा है, $4.7 बिलियन। ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है जो हमारे 650 मिलियन पे। मैं इस पे आपका सवाल निहायत इंटरेस्टिंग है, और आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में इसलिए हिस्सा ले रही है कि इन्होंने एक मजमूम साजिश की है कि किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लें दोनों हाउसेस के लिए, और इसलिए उन्होंने ये इस्तीफे मुकम्मल किए हैं। और वो 2/3 मेजॉरिटी लाने के बाद वो जिस तरह आइन की शक्ल को मस्क करना चाहते हैं वो किसी को अंदाजा नहीं। हमने इनकी इस मजमूम साजिश को अवाम की मदद के साथ रोकना है, और पूरी उम्मीद है कि अवाम इस बात को रियलाइज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, इसलिए कि अगर इन्होंने अपना दौरे हुकूमत जारी रखा तो डॉलर भी ₹9.5 के हिसाब से गिरेगा हर माह। जमाली साहब, एक सेकंड, मैं इस भाई का ओनर साहब, जो भाई ने सवाल किया, तो यकीन करें मुझे दुख भी हुआ है और मैं हैरान भी हो गया हूँ कि गरीब अनपढ़ आदमी को भी ये पता है कि जब रिजीम चेंज हुई थी, रिजीम चेंज जब हुई थी तो उस वक्त सबको ये कहना था उस वक्त कि इमरान खान ने ये समझौता या मुआहदा किया है IMF के साथ, हमको भी वही करना पड़ेगा और आप पिस जाएंगे। इमरान खान आपका बेड़ा गर्क करके चला गया है और हम भी आएंगे, 2-4 साल आपका बेड़ा गर्क होगा, बर्दाश्त करना। इन्होंने ये नहीं कहा, यहाँ से भी लांग मार्च गया महंगाई के खिलाफ। डार साहब ने कहा मैं 200 के नीचे डॉलर लाऊंगा, ये कहा या नहीं कहा? मैं भी आपसे सवाल करता हूँ, आप हमसे ऐसे सवाल करते हो कि आपको पता है, एक एक आदमी जानता है कि इन्होंने महंगाई की है। इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है इस मुआहदे में। क्यों ये कह रहे हैं? कल मरियम नवाज कह रही थी इमरान खान ने वो फाड़ दिया, फेंक दिया। वो हमने फाड़ दिया ना, चलो हम मानते हैं, वो मुआहदा हमने फाड़ के फेंक दिया, आप जाके नवा करो ना। तो नया जब कर रहे हो तो 280 तक डॉलर आज पहुंच गया है। तो हमसे सवाल करो तो यार उनसे भी करो। सवाल आपसे ये है कि जहां आप रहते हैं कि आम आदमी बेचारा, सिंध का रहने वाला गरीब आदमी जो गांव गोठों में रहता है, उसे रिजीम चेंज का पता है कि क्या है ये? बिल्कुल है। तो कहने का ये है मकसद कि जब भी महंगाई थी, आज भी हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब 1, 2, 3 ये मैंने जवाब दिया है कि उस आदमी को पता था टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि रिजीम चेंज हो रही है, इमरान खान ने तबाही कर दी। अब ये आएंगे और हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता वो दूं। नहीं हुआ, सबको पता है। आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं आप किस चैनल के आदमी हैं, आपको क्यों पता नहीं है
ये जो मुझे जमाल साहब मेरा दोस्त है, मुझे बताएगा। मैं जरा एक बात कर लूं। भाई का सवाल बहुत अच्छा है, भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि जी ये आम आदमी को ये पता है कि महंगाई है या नहीं है। मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप मेरे साथ सिंध में चले, आप मेरे साथ सिंध में चले, यकीन करें लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। पेट्रोल तो छोड़ें, लोग पैदल चल रहे हैं, कहीं नहीं निकल रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल महंगी हो गई है। डीजल महंगे होने से क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर सफर करता है, क्योंकि ट्रैक्टर इंप्लीमेंट वगैरह सब उसी पे चलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे इंटीरियर में यकीन करें ये डाके पड़ रहे हैं, अभी और भी बढ़ेंगे, क्योंकि अफलास है, भूख है, और इन्होंने सारे पैसे खा पी के, यहां तक तो छोड़े यूएस एड के चावल लाड़काना में बिक रहे हैं, गोदामों में हजारों टन का अपना वीट पड़ी है, वो खराब हो गई है। वो गया किधर ये पैसा? क्या है, ये गवर्नेंस है। जितनी साहब बात ये है 4 साल जी सर। जेल भरो तहरीक का आगाज कब कर रहे हैं? और दूसरा ये कि राणा साहब ने उसके जवाब में कहा आप जेल भरें, हम आपका इलाज कर दें। मैं देखें, जो हमारा क्या इलाज करेगा उसका अपना कोई इलाज नहीं है। राणा सनाउल्लाह की बात के ऊपर मैं जवाब कभी देता ही नहीं हूं। और जब ये जेल भरो